हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस डियर लर्नर्स। आज शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बीएड पाठ्यक्रम प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत विषय कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पर 100 महत्वपूर्ण वन लाइन प्रश्नों को आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यदि हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि परीक्षा से संबंधित आपको महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त होते रहें। इसके बाद कंटेम्प्रेरी एजुकेशन एंड इंडिया का अगला सीरीज शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा। आइए देखते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुआ। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई? कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वाराणसी संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई? वाराणसी संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विलियम फोर्ड कॉलेज की स्थापना कब हुई? विलियम फोर्ड कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, श्री राम त्रिमूर्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? श्री राम त्रिमूर्ति के नाम से विलियम कैरी, विलियम वार्ड और जोशीबा मार्समैन प्रसिद्ध हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हिंदुओं तथा मुसलमानों के नाम संदेश नामक पुस्तक किसने लिखा? हिंदुओं तथा मुसलमानों के नाम संदेश जोशीबा मार्समैन, विलियम कैरी एवं विलियम वार्ड के द्वारा लिखा गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पंचसूत्री योजना किसने प्रस्तुत की? चार्ल्स ग्रांट ने पंचसूत्री योजना प्रस्तुत की। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शिक्षा पद्धति का शिलालेख किसे कहा जाता है? 1813 के चार्टर एक्ट को ब्रिटिश शिक्षा पद्धति का शिलालेख कहा जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, 1813 के चार्टर एक्ट के किस धारा में यह प्रावधान किया गया कि कंपनी द्वारा प्रत्येक वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि साहित्य के ऊपर खर्च किया जाएगा? 1813 के चार्टर एक्ट के धारा 43 में यह प्रावधान किया गया कि कंपनी के द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये साहित्य के ऊपर खर्च किया जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद किस चार्टर एक्ट से हुआ? प्राच्य एवं पाश्चात्य शिक्षा का विवाद 1813 के चार्टर एक्ट से शुरू हुआ। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जन शिक्षा की सामान्य समिति का गठन कब किया गया? जन शिक्षा की सामान्य समिति का गठन सन 1823 ईस्वी में किया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? लॉर्ड मैकाले को जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले ने प्राच्य पाश्चात्य विवाद पर अपना रिपोर्ट लॉर्ड विलियम बेंटिंग को कब सौंपा? प्राच्य पाश्चात्य विवाद पर लॉर्ड मैकाले ने अपना रिपोर्ट 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग को सौंपा। यहाँ स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं, कई किताबों में 8 फरवरी 1835 भी लिखा हुआ है। यदि विकल्प में 2 फरवरी 1835 नहीं है तब 8 फरवरी 1835 को सही माना जाए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत एवं अरब के संपूर्ण साहित्य के समान महत्व रखता है? यह कथन लॉर्ड मैकाले का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले ने अपना रिपोर्ट किसके पक्ष में दिया? लॉर्ड मैकाले ने अपना रिपोर्ट पाश्चात्यवादियों के पक्ष में दिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि अपने सीमित संसाधनों में हमारे लिए यह असंभव है कि जन सामान्य को शिक्षा देने का प्रयास करें? यह कथन लॉर्ड मैकाले का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अधोगामी छनाई सिद्धांत या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी किसने दिया? अधोगामी छनाई सिद्धांत लॉर्ड मैकाले के द्वारा दिया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एडम्स की नियुक्ति किस प्रांत में शिक्षा के मूल्यांकन के लिए किया गया था? एडम्स की नियुक्ति बंगाल प्रांत में शिक्षा के मूल्यांकन के लिए किया गया था।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लॉर्ड ऑकलैंड ने प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समाप्त करने के लिए 24 नवंबर 1839 को एक विवरण पत्र प्रकाशित किया, जिसमें प्राच्य शिक्षा के ऊपर कितने रुपये खर्च करने की बात कही गई। 31,000 रुपये की बात लॉर्ड ऑकलैंड ने प्राच्य पाश्चात्य को समाप्त करने के लिए 24 नवंबर 1839 को अपने विवरण पत्र में प्रकाशित किया और कहा कि 31,000 रुपये की धनराशि प्राच्य साहित्य के ऊपर किया जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद की समाप्ति किसने किया? प्राच्य पाश्चात्य विवाद की समाप्ति लॉर्ड ऑकलैंड ने 24 नवंबर 1839 को कर दिया, जो कि 1813 के चार्टर एक्ट से उत्पन्न हुआ था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि शिक्षा उच्च वर्ग को दिया जाए तो छन छन के निम्न वर्ग में स्वतः ही चला आएगा? यह कथन लॉर्ड मैकाले का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एडम्स की योजना को लॉर्ड ऑकलैंड ने किसके रिपोर्ट के आधार पर ठुकरा दिया? एडम्स की योजना को लॉर्ड ऑकलैंड ने मैकाले के रिपोर्ट के आधार पर अस्वीकृत कर दिया या ठुकरा दिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बूट घोषणा पत्र कब आया? बूट घोषणा पत्र 1854 ईस्वी में आया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहते हैं? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र बूट घोषणा पत्र को कहा गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सर चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र कितने अनुच्छेदों से युक्त था? सर चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र 100 अनुच्छेदों से युक्त था। इसी क्रम में अगला प्रश्न, सहायता अनुदान प्रणाली की शुरुआत किसके घोषणा पत्र में की गई? सहायता अनुदान प्रणाली की शुरुआत वुड घोषणा पत्र में किया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस घोषणा पत्र में कहा गया कि लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा? वुड घोषणा पत्र में यह कहा गया कि लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर भारत में भी कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया? क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना का सुझाव वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र में दिया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस वर्ष कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में विश्वविद्यालय खोले गए? सन 1857 में कोलकाता, मुंबई तथा चेन्नई में विश्वविद्यालय खोले गए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग का गठन कब किया गया? 1882 को कहा गया। हंटर आयोग को ही भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, 3 फरवरी सन 1882 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपिन ने प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कर अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? जनरल लॉर्ड रिपिन ने प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष सर विलियम हंटर को नियुक्त किया। इसलिए भारतीय शिक्षा आयोग को सर विलियम हंटर के नाम पर हंटर आयोग या हंटर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हंटर आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे? हंटर आयोग में 7 भारतीय सदस्य थे। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने सन 1901 में किस स्थान पर शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया? लॉर्ड कर्जन ने सन 1901 में शिमला में शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में कोई भी भारतीय सम्मिलित नहीं था, बड़े ही गुपचुप तरीके से कर लिया गया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में किस सम्मेलन को शिक्षा का गुप्त सम्मेलन कहा जाता है? भारतीय इतिहास में शिमला सम्मेलन को शिक्षा का गुप्त सम्मेलन कहा जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की गई? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति लॉर्ड कर्जन द्वारा सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में 27 जनवरी 1902 को किया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 21 मार्च 1904 को पारित हुआ।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले का प्रसिद्ध बिल किससे संबंधित है? गोपाल कृष्ण गोखले का प्रसिद्ध बिल प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, गोपाल कृष्ण गोखले ने कब केंद्रीय धारा सभा के समक्ष प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपना प्रस्ताव रखा? प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय धारा के समक्ष अपना प्रस्ताव 19 मार्च 1910 को रखा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कब केंद्रीय धारा सभा के समक्ष प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपना प्रसिद्ध विधेयक प्रस्तुत किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय धारा के समक्ष प्राथमिक शिक्षा से संबंधित अपना प्रसिद्ध विधेयक 16 मार्च 1911 को प्रस्तुत किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले के विधेयक को कितने मतों से अस्वीकृत कर दिया गया? गोपाल कृष्ण गोखले के विधेयक को 13 के मुकाबले 38 मतों से अस्वीकृत कर दिया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सैडलर आयोग अर्थात कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई? सैडलर आयोग को हम कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जानते हैं। सैडलर आयोग की नियुक्ति 14 सितंबर सन 1917 ईस्वी को हुआ था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा या वर्धा शिक्षा कब आया? बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी के द्वारा 1837 ईस्वी में लाया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हरिजन नामक पत्रिका किससे संबंधित है? हरिजन नामक पत्रिका महात्मा गांधी से संबंधित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा या वर्धा योजना किसने प्रस्तुत किया? बेसिक शिक्षा या वर्धा योजना महात्मा गांधी जी ने प्रस्तुत किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे पहले किस आयोग का गठन किया गया? स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे पहले राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई? राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 ईस्वी को किया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस आयोग ने सर्वप्रथम त्रिभाषा सूत्र का उल्लेख किया? राधा कृष्णन आयोग ने सर्वप्रथम त्रिभाषा सूत्र का उल्लेख किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण आयोग संबंधित है? राधा कृष्णन आयोग उच्च शिक्षा से अर्थात विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग को अन्य किस नाम से जानते हैं? मुदालियर आयोग को हम माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया? माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 23 दिसंबर 1952 को किया गया। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार के नाम से ही इसे हम मुदलियार कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग में कुल कितने अध्याय थे? माध्यमिक शिक्षा आयोग में कुल 14 अध्याय थे। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग ने अपना रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में भारत सरकार को कब सौंपा? मुदालियर आयोग ने अपना रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में भारत सरकार को 29 अगस्त 1953 को सौंपा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव किस आयोग ने दिया? बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव मुदालियर आयोग ने दिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को हुआ। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? कोठारी आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार ने प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी को, जो कि यूजीसी के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में शिक्षा आयोग के गठन की घोषणा की। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग ने अपने कार्य को पूरा करने के लिए कितने कार्यदलों का निर्माण किया? शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग ने अपने कार्य को पूरा करने के लिए 12 मुख्य कार्यदल एवं 7
सहायक कार्य दल का गठन किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने अपना 673 पृष्ठों वाला प्रतिवेदन भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC छागला को कब सौंपा? कोठारी आयोग ने 673 पृष्ठों वाला अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को 29 जून 1966 को सौंपा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस आयोग को भारत का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? कोठारी आयोग या शिक्षा आयोग को भारत का इंसाइक्लोपीडिया कहा गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके सुझाव पर शुरू किया गया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव पर 1987 में किया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत 1987 में शुरुआत की गई। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार किस शिक्षक की बात कही गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार कंप्यूटर शिक्षा की बात कही गई। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी का मुख्य योगदान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य योगदान मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना, नवोदय एवं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसे कार्यक्रम को संचालित करने में रहा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रतिवेदन कितने खंडों में तैयार किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रतिवेदन 12 खंडों में तैयार किया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या क्या सुझाव दिए गए हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कंप्यूटर शिक्षा का, ग्रामीण विश्वविद्यालय का एवं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का सुझाव दिया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा राममूर्ति समिति के द्वारा 1990 में किया गया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, डाइट्स की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में डाइट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश पर की गई। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? वर्ष 2000 तक सर्वसुलभ बनाने की बात कही गई। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई सन 1990 ईस्वी तक। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? नई शिक्षा नीति का उद्देश्य समग्र शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 10+2+3 की अवधारणा को दिया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत 10+2+3 की अवधारणा को दिया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब प्रस्तुत किया गया? संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्रस्तुत किया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गुरुकुल प्रणाली किस शिक्षाकालीन व्यवस्था की प्रमुख व्यवस्था है? गुरुकुल प्रणाली वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख व्यवस्था है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध किस प्रकार का था? वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध मधुर एवं पवित्र था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में दंड का क्या आधार था? गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में दंड का आधार मनोवैज्ञानिक था, शारीरिक दंड प्रायः वर्जित था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उपनयन या मौजी बंधन संस्कार किससे संबंधित है? उपनयन या मौजी बंधन संस्कार वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में उपनयन के बाद बालक को क्या कहा जाता था? वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में बालक को उपनयन के बाद ब्रह्मचारी या अंतेवासी कहा जाता था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उपनयन के समय बालक की आयु कितनी होती थी?
उपनयन के समय बालक की आयु 8 से 12 वर्ष तक होती थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, चूड़ा कर्म एवं चौल संस्कार संबंधित है। चूड़ा कर्म या चौल संस्कार वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, यज्ञोपवीत संबंधित है। यज्ञोपवीत वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पराविद्या का संबंध है। पराविद्या का संबंध आध्यात्मिकता से है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख केंद्रों में कल्याणी, तंजौर, मालखंड, तक्षशिला, मिथिला और कन्नौज था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वैदिक काल में पुनः गृहस्थ आश्रम में विद्यार्थी के लौटने के समय कौन सा संस्कार होता था। वैदिक काल में विद्यार्थियों के पुनः गृहस्थ आश्रम में लौटने के समय समावर्तन संस्कार होता था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समावर्तन संस्कार के बाद विद्यार्थी क्या कहलाता था। समावर्तन संस्कार के बाद विद्यार्थी स्नातक कहलाता था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में प्रवेश की आयु क्या थी। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में प्रवेश की आयु क्रमशः 8 वर्ष एवं 20 वर्ष थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रवज्जा संस्कार संबंधित है। प्रवज्जा संस्कार बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, बौद्ध काल में प्रारंभिक शिक्षा के समय कौन सा संस्कार होता था। बौद्ध काल में प्रारंभिक शिक्षा के समय प्रवज्जा संस्कार होता था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में उच्च शिक्षा के समय कौन सा संस्कार होता था। बौद्ध काल में उच्च शिक्षा के समय उपसंपदा संस्कार होता था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मठ एवं विहार संबंधित हैं। मठ एवं विहार बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था से संबंधित हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रवज्जा संस्कार के बाद बालकों को क्या कहा जाता था। प्रवज्जा संस्कार के बाद बालकों को भ्रमण अथवा सामनेर कहा जाता था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। बौद्ध काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। बौद्ध काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निवाण प्राप्त करना था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध काल में शिक्षा मठों एवं विहारों में दी जाती थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दान में धन देने से बेहतर है कि अपने पुत्रों को शिक्षा दी जाए। यह कथन किसका है। यह कथन हजरत मोहम्मद साहब का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि विद्यार्थी के कलम के सिपाही शहीदों के खून से अधिक पाक है। पार्क न पढ़ा जाए, पाक समझा जाए। इसी क्रम में इसका उत्तर है, हजरत मोहम्मद साहब ने कहा कि विद्यार्थी के कलम के सिपाही शहीदों के खून से अधिक साफ है, पाक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में मकतब संबंधित हैं। मुस्लिम काल में मकतब प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। प्रवेश के समय बिस्मिल्लाह की रस्म होती थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में मकतब में प्रवेश की आयु थी। मुस्लिम काल में मकतब में प्रवेश की आयु 4 वर्ष 4 माह 4 दिन थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में मदरसा संबंधित था। मुस्लिम काल में मदरसा उच्च शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।